अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। लेकिन इस वक्त अगर मशरक़ वस्ता की बात की जाए तो ईरान और अमेरिका की टेंशन्स एक नए दहाने पे पहुंच गई हैं। दुनिया की उम्मीद थी कि यहाँ पे कुछ आपस में बातचीत का सिलसिला हो पाए, सफारती ताल्लुकात के ज़रिए, मीडिएशन के ज़रिए, अक़वाम आलम की इसके अंदर इनपुट के ज़रिए शायद डी एस्केलेशन की तरफ मामला जाए। लेकिन हम देखते हैं कि गुज़िश्ता शब ये मामलात मज़ीद ख़राबी की तरफ गए हैं। आपको बताते चले कि इजिप्ट का पोर्ट ब्लास्ट और ख़ास तौर पे इराक़ के करीब होने वाली स्ट्राइक्स ने अब इसको एक नए दहाने पे पहुंचा दिया है। एक दफ़ा फिर इजिप्ट में पाकिस्तान ने इसमें हिस्सा डालने की कोशिश की है कि बेटर सेंस में प्रिवेल और डायलॉग के ज़रिए कोई हल निकाला जा सके। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, रियाद ने पब्लिकली यानी सऊदी अरब की तरफ से पब्लिकली US स्ट्राइक्स की हिमायत आ गई है। और हम ये देखते हैं कि इराक़ के वो इलाके जहाँ पे होतीज़ थे या फिर बाकी मामलात थे, वहाँ पे सऊदीया की तरफ से स्ट्राइक्स इनिशिएट कर दी गई हैं। नाउ विद सऊदी एंटरिंग दिस इक्वेशन, व्हाट डज़ दैट मीन फॉर द इंटायर मिडल ईस्ट? और ख़ास तौर पे अगर इजिप्ट की बात की जाए, लेबनान की बात की जाए, ईरान और इराक़ की बात की जाए, तो वेयर विल थिंग्स गो फ्रॉम हियर? लेट्स स्टार्ट विद दैट। और ख़ास तौर पे दुबई की, UAE की और कतर की काफ़ी अड़ी हुई है। वो ममालिक जो पिछले एस्केलेशन के बाद अभी कुछ संभलने की कोशिश ही कर रहे थे, क्या उनके लिए देयर इज़ गोइंग टू बी मोर बैड न्यूज़? आइए इसको एक्सप्लोर करते हैं। एम्बेसडर जमील अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जमील साहब वक्त देने के लिए। होतीज़ ने एक दफ़ा फिर ये कंसिडर करने की कोशिश की है कि कोई फ़ीस का मामला या फिर जिसको कहना चाहिए कि जो शिप्स को वहाँ से गुजरने का रास्ता दें, एक राहदारी दें, उनसे कोई मुआवजा वसूल किया जाए। क्या आपको लगता है ये ख्वाब ही रह जाएगा और द वर्ल्ड इज़ चेंजिंग एंड दीज आर गोइंग टू बी द न्यू सप्लाई रूल्स? पहले तो सुबह बखैर और मधु करने पर मशकूर हूँ मैं। लेकिन सवाल ये है कि बस 4-5 मिनट आपके पास रह गए हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि बुलेट पॉइंट्स में इसको डिस्क्राइब कर दूँ। यस, होती ने देख लिया कि जिस तरह के ईरान अपने कदमों पे खड़ा है और ईरान ने हरमुज़ को किस तरह अपने फेवर में कर लिया है, इसके बावजूद कि तमाम स्ट्राइक्स और तमाम उस पर रेजिस्टेंस हो रही है, तो होती ने सोचा कि हम भी ये जो दुनिया का 12% के करीब जहाँ से एक्सपोर्ट होती हैं चीज़ें, तमाम गुड्स एंड सर्विसेज प्लस द ऑयल इन पर्टिकुलर, उनका कि जी हम भी इस पर कोई पैसे वसूल कर लें उस पर। ये मैं नहीं समझता कि पॉसिबल होगा। हरमुज़ का मामला दूसरा है। हरमुज़ में चीज़ें काफ़ी आगे बढ़ गई हैं, लेकिन होतीज़ को शायद पहले भी उन्होंने कोशिश की थी 2023 में, ये मुमकिन नहीं है। वार की ये डायमेंशन चेंज होती जा रही है। होतीज़ ने इसमें शमूलियत अख्तियार करके एक एडिशन किया था डायमेंशन का, उससे डबल डायमेंशन वार की जो हो गई है। सऊदी अरब ने शमूलियत अख्तियार की है US के साथ। आपने जिस तरह इराक़ का बताया जिसमें 20 अफराद हलाक हो गए हैं, 4 अफगानिस्तान के कमांडर हलाक उसमें हो गए, शहीद हो गए हैं। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो यस, थोड़ी सी डायमेंशन बड़ी है। एक इसमें ठंडी हवा का झोंका ये है कि डिफेंस मिनिस्टर सऊदी अरब के हैं, उन्होंने कह दिया कि बस ठीक है, हमने कर लिया, हम नहीं चाहते कि इस पर कोई एस्केलेशन हो। और प्राइम मिनिस्टर इराक़ के उन्होंने कह दिया है कि ये हमारा मामला है, किसी और मुल्क को हक नहीं है कि इस सिलसिले में स्ट्राइक करे, किसी और से बदला ले। हमारे ये हक है, हम ही ये करेंगे। जिससे महसूस ये होता है कि रिटेलिएटरी ये स्ट्राइक थी, इसके बाद सऊदी अरब बढ़ावा नहीं देना चाहेगा। लेकिन एक पेंडोरा बॉक्स खुल गया है, जिसकी वजह से आइंदा अगर ईरान की तरफ से कोई हमले सऊदी अरब की तरफ हुए, तो इसका खदशा है कि सऊदी अरब यकीनन अमेरिका के साथ मिलके, अच्छी बात यह है कि कम से कम डिफेंस पैक्ट पाकिस्तान का इन्वोक नहीं होगा इसमें। अगर वो US के साथ, अमेरिका के साथ मिल गए इस मामले में, तो उन्हें उस वक्त ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि पाकिस्तान आके शामिल हो, जो कि एक मस्बत है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे ईरानी भाइयों के साथ भी वो जो मीडिएशन का हमारा रोल है उसमें कोई फ़र्क ना पड़े और साथ में हम किसी कुव्वत की पार्टी ना बन सकें। तो लिहाजा ये हमारे लिहाज से गोके बड़ा ख़राब रुख है कि जिसमें 2 ताकतें मिलकर दोबारा उसमें उन्होंने स्ट्राइक्स किए हैं। एक बात तो मुसम्मम है कि ईरान किसी सूरत में भी झुकने वाला नहीं है, क्योंकि ईरान को पता पड़ गया है कि वो मुज़ाहमत कर सकता है। इसके अलावा भी जमील साहब, आपकी बात ही को अगर आगे बढ़ाते हुए मैं ये देख रही थी कि मुख्तलिफ इरानियन एनालिस्ट जो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में हैं या किसी न किसी हैसियत में ईरान को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने कुछ बड़ी स्ट्रॉन्ग बयानात दिए। उन्होंने कहा कि ईरान को दूसरे मुस्लिम ममालिक से कंपेयर ना किया जाए और एक लंबी फहरिस्त गिनवाई कि हम ये भी नहीं है, हम ये भी नहीं है, हम ये भी नहीं है, हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। लेकिन
लेकिन दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान का भी और जितने सालिसी ममालिक थे उनका एक दबाव यकीनन ईरान के ऊपर ये भी था कि हूतीज़ के एक्शन को ईरान कंडेम करे, जिस पे हम देखते हैं कि बिल्कुल ही एक सर्द महरी है और इसके ऊपर कोई जवाब नहीं आता, इसके ऊपर ईरान कोई स्टांस नहीं लेता। इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? जी हाँ, प्रोफेसर मरंडी ने तो उसको बड़े साफ तरीके से बता दिया और बाकी भी कुछ डिप्लोमेट्स ने कि हम बाकी मुल्कों की तरह नहीं है, 5-6 ममालिक का नाम लिया है पाकिस्तान समेत, और हम तो इससे जाहिर है। और इसमें ये बात हकीकत भी है कि 57 ममालिक में जो OIC के मेंबर हैं, सिर्फ ईरान ही है जो कि इजराइल के सामने खड़ा होता है, मुज़ाहमत करता है फ़लस्तीन के हवाले से और लेबनान के हवाले से। तो ये तो बात हकीकत है। बाकी 57 ममालिक में से जो फिजिकल मज़ाहमत है कोई नहीं करता है इसकी। तो ये क्योंकि इस हकीकत को मान लेना चाहिए। रहा सवाल कि हूतीज़ के हवाले से, हूतीज़ प्रॉक्सी है उनकी। मैं खुद रहा हूँ यमन में, 3.5 साल मैंने तैनात रहा हूँ अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से, और हूतीज़ को साथ देते हैं। लेकिन देखें, ये सितम ज़रीफ़ी देखें, जब हूतीज़ के हवाई अड्डे पर हमला हुआ तो उस वक्त किसने कंडेम किया? देखिए ना, वो भी तो एक खिलाफ वर्जी थी ना। तो लिहाजा ईरान बड़े मॉरल ग्राउंड पर बहुत दफा बहुत हाई मॉरल ग्राउंड पर खेलता है ईरान, और ईरान इंटरनेशनल कानून का हवाला देता रहता है, जबकि दूसरा फरीक अमेरिका इंटरनेशनल कानून की पासदारी नहीं करता है। ये बात हक़ाइक़ से साबित हुई है। ये बात जमील साहब, एक और मामले के ऊपर आपका कमेंट चाहूंगी, क्योंकि यकीनन ये मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल बदल रही है। कल हमने ये भी देखा कि कुवैती फॉरेन मिनिस्टर की प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के साथ एंड ऑफ कोर्स CDF के साथ एंड द डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग्स होती हैं। एक दफ़ा फिर बात की जा रही है 2023 के उस पैक्ट की जिसके अंदर दोनों ममालिक डिफेंस कोऑपरेशन और इंस्टीट्यूशनल लिंकेजेस को मज़ीद मुस्तहकम करने की बात कर रहे हैं। इस खबर को आप कैसे देखते हैं? ये देखिए, ये तो अभी कुवैत तो एक मुल्क है ना। 2023 के बाद अब उन्होंने समझा कि नहीं, अब तो जल्दी से रेटिफाई कर दिया जाए, इसलिए कि कुवैत पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। कुवैत पे जितनी स्ट्राइक्स ईरान की हुई हैं, अमेरिका के जो बेसिस हैं वो बचा नहीं सके। कुवैत में 1991 में बेसिस अमेरिका ने बनाना शुरू किया। गल्फ वार के बाद कुवैत की प्रोटेक्शन के लिए कुवैत की तबाही बर्बादी हो गई थी। गल्फ वार में 35 ममालिक का कोलिजन बना के उस पर हमला किया गया, और उसके बाद पहली दफा कुवैत समझता था कि उनके पास वो बड़े बड़े बेसिस हैं, उनकी बचत हो जाएगी, और बाकी ममालिक भी। लेकिन कुवैत के पै दर पै जो हमले हुए हैं, बड़ा नुकसान हुआ है। उन्होंने सोचा कि पाकिस्तान की तरफ रुख किया जाए। बाकी ममालिक भी पाकिस्तान की जो ट्रेजेक्टरी है, पाकिस्तान के ऊंची उड़ान जमील साहब, ये कहना जी जमील साहब इस वक्त ये कहना बचा होगा कि मामलात अभी डी एस्केलेशन से काफ़ी दूर हैं। सफारती वज़न अपना तमाम ये ममालिक जो बीच में देयर ट्राइंग टू गेट बेटर सेंस टू प्रिवेल, डायलॉग की मेज़ पे लाने की कोशिशें की जा रही हैं। ये सिंबॉलिक स्ट्राइक्स हैं या ये एक ख़ास मैसेज दिया जा रहा है, दैट इज़ येट टू बी सीन। लेकिन जिस तरह हम कहते हैं कि दीज आर 5 डिमेंशनल वॉर जिसके अंदर अब हम दाखिल हो चुके हैं, ये दौर ऐसा है। मुझे ये बताइए, आई वुड लाइक योर क्विक कमेंट ऑन द फैक्ट दैट पाकिस्तान एक दफ़ा फिर सीम्स टू बी एम्ब्रॉयल्ड इन अटैक्स बाय टेररिज्म एंड लोकल पॉलिटिक्स एंड लोकल केओस। हम देखते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से 32 टेररिस्ट को एलिमिनेट करने की खबर आ रही है फ्रॉम KP एंड बलूचिस्तान। इसके अलावा मुल्क की 2 बड़ी जमातें इस वक्त ऐसा लगता है कि गुत्थम गुत्था हैं आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के इलेक्शंस को लेकर। किस तरह देख रहे हैं इन मामलात को आप? मैं ख्याल कि हमारे पॉलिटिशियंस को भी ज़रा अकल के नाखून लेने चाहिए, और ये बात भी मैं आपको बताता चलूँ कि ये हमारे सियासतदान ही हैं जिन्होंने 20 पॉइंट का जो नेशनल एक्शन प्लान है उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। जहां तक कैनेडिक एक्शन का ताल्लुक है, जहां फौज का ताल्लुक है, उन्होंने अपना एक्शन मुकम्मल कर लिया, और अब भी जो 14 पॉइंट रह गए हैं इसमें नेशनल एक्शन प्लान के, बाकी 6 पॉइंट उसमें से मुकम्मल हो गए हैं। उसमें जो सिविल हुकूमत के हैं, जो पॉलिटिकल लीडरशिप के जो काम है वो नहीं कर सके हैं। काइनेटिक एक्शन से कब तक हम कंट्रोल करेंगे चीजों को? कब तक काइनेटिक एक्शन से दुनिया में कहीं भी टेररिज्म सिर्फ काइनेटिक एक्शन से तो नहीं हुआ है। उसमें पूरा एक पैकेज होता है, वो पैकेज हमने किया हुआ है, लेकिन उस पैकेज पे अमलदारी कौन करे? नहीं होगा तो ये सिलसिला जारी रहेगा। जहां तक रहा सवाल कि आपका इशारा है पॉलिटिकल जो रस्साकशी है, ये वक्त नहीं है। दुनिया में जो इस वक्त इस पूरे रीजन में जो इस वक्त शिद्दत और हिद्दत है, अक्ल के नाखून लेने चाहिए कि वो कहीं ऐसा ना हो कि चीजें हम अपने इंटरनली अपने एक्सटर्नल इमेज को और एक्सटर्नल मजबूती को इंटरनली हम उसको ये इस किस्म की हरकतें करके उसको कमजोर करें। ये वक्त नहीं है, रुक जाएं, कुछ महीने रुक जाएं, उसके बाद फिर अपना रस्साकशी कर लें सियासतदान और सियासत
में रस्साकशी करते रहें। इस बिल्कुल। वक्त जरा थोड़ा सा जमील साहब, वो सब्र कहा करें। जाता जी। है ना, जैसे मेरे ख्याल में सियासत में भी एक मौका मिला है, जब लोहा गर्म हो तो उस वक्त चोट की जाए, लेकिन देखना ये है कि ये चोट कहाँ और किसको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए। पाकिस्तान का माय राइज प्लेजर। एज अ मिडल पावर हम ये देख रहे हैं इस रीजन में, जहाँ हमारा सफारती कद बढ़ रहा है, लेकिन साथ साथ अंदरूनी मुल्क के मसाइल हैं जिनका हल सिर्फ सियासी तौर पर निकाला जा सकता है। पीपल्स गवर्नमेंट नीड्स टू इंगेज विद द पीपल और इसका एक सहल अंदाज में इसका हल निकालना चाहिए।